नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। उपराष्ट्रपति के चुनाव के क्रॉस वोटिंग पर खूब बयानबाजी हो रही है और पिछले चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि 2022 में एनडीए के उम्मीदवार को करीब 75% वोट मिले थे। तो सवाल है, क्या इस बार भी ऐसा करिश्मा हो सकता है? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए क्रॉस वोटिंग पर खूब सियासी चर्चा चल रही है। बहुत लोग अंतरात्मा से ही वोट देंगे। भारी मतों के साथ हमारे प्रार्थी आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी देश की उपराष्ट्रपति बनना तय है। आगे आगे देखिए होता है क्या। क्रॉस वोटिंग को तो पार्टियों को चेक करना पड़ेगा कि किस पार्टी में क्रॉस वोटिंग की संभावना है। हमारी पार्टी में ऐसी कोई न संभावना है। नंबर नहीं, सवाल ये कि आप संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए क्या पता क्या हो, सबने अपना वोट डाला है। हार जीत अलग बात है। इलेक्शन में हर एक को हारना है, एक को जीतना है, तो वो अलग बात है। मगर नैतिक तौर से जीत हमारी है। हमारा कैंडिडेट बहुत अच्छा आदमी है। उपराष्ट्रपति चुनाव में भी कांग्रेस ने अपना ईवीएम वाला राजनीतिक एजेंडा फिट करने की भरपूर कोशिश की। भाजपा और प्रधानमंत्री ये बताएं कि अगर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव बैलेट पेपर से हो सकता है तो देश के सांसदों और विधायकों का क्यों नहीं। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग से पहले राहुल गांधी की मलेशिया यात्रा भी सुर्खियों में बनी रही। दुर्भाग्य है, इस देश में एक नॉन सीरियस नेता पैदा ले लिया। वो राहुल गांधी हैं। देश बाढ़ से प्रभावित है और वो गए हैं जाकिर मियां से मिलने। हालांकि वोटिंग के वक्त आज राहुल गांधी संसद में मौजूद थे, लेकिन असली सवाल है कि क्या विपक्ष को क्रॉस वोटिंग वाला झटका लगने वाला है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा। आइए आपको विश्लेषण दिखा देता हूं। उसके बाद नेपाल से बड़ी खबर आ रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव में नंबर गेम का विश्लेषण। राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों सदनों के कुल सदस्य 781 हैं। जीत के लिए कम से कम 391 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की आवश्यकता यानी समर्थन की जरूरत है। जीत का नंबर 391। एनडीए को समर्थन है 437 का और इंडिया को समर्थन है 318 का, यानी एनडीए का पलड़ा काफी भारी है। यहां पर वोटिंग में जो शामिल नहीं हुए वो है बीजेडी, बीआरएस, शिरोमणि अकाली दल। ये एब्सटेन कर रहे हैं। क्या कहता है ट्रैक रिकॉर्ड? 2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ को करीब 75% वोट मिले थे। जगदीप धनखड़ को 725 में से 528 वोट मिले थे, जबकि मार्गरेट अलवा की बड़ी हार हुई थी और 182 वोट मिले थे। लेकिन अब एनडीए का नंबर काफी कम है उससे, इसलिए यह दिक्कत आ सकती है। यानी दिक्कत चुनाव में नहीं है, नतीजे क्या आते हैं, क्रॉस वोटिंग कितनी होती है वो देखना होगा। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या इस बार भी विपक्ष पर क्रॉस वोटिंग वाला खतरा मंडरा रहा है? मेरे साथ बात करने के लिए कई सारे मेहमान हैं। शहजाद पूनावाला मेरे साथ आज की इस चर्चा के अंदर है, उनका स्वागत है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ अभय दुबे हैं जो कि इस समय कांग्रेस के प्रवक्ता है। मेरे साथ एक और दुबे है, आनंद दुबे, शिवसेना उबाटा के। मेरे साथ इस चर्चा में विवेक श्रीवास्तव हैं, सतीश के सिंह हैं। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर सत्यप्रकाश मिश्रा हैं। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर संजीव झा हैं, विधायक हैं और प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, मैं नेपाल के विषय में कह रहा हूं। वहां पर जो आगजनी हुई है उसको लेकर सपा के नेता आईपी सिंह का बड़ा ट्वीट है। नेपाल से ज्यादा बदतर स्थिति भारत में है। 75 साल का तानाशाह सत्ता नहीं छोड़ रहा है। यह कहा है महंगाई और बेरोजगारी देश को खोखला बना रही है। यह कहा है एसपी नेता आईपी सिंह का यह बड़ा बयान है। इसके अलावा संजय राउत की मैं बयान आपको दिखा रहा हूं। संजय राउत कह रहे हैं कि नेपाल हिंसा पर उनका पोस्ट है और उसमें प्रधानमंत्री को भी टैग किया है। यह हादसा किसी भी देश में हो सकता है और सावधान रहिए, प्रधानमंत्री और बीजेपी को टैग कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति में सीपी राधाकृष्णन की जीत हो गई है। देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन। संघ परिवार से आने वाले सीपी राधाकृष्णन अब अगले उपराष्ट्रपति होंगे। बड़ी जीत एनडीए के घटक दलों की बड़ी जीत हुई है।
क्रॉस वोटिंग की खबर आ रही, क्रॉस वोटिंग हुई है, बड़ी खबर, हेवी क्रॉस वोटिंग की खबरें आ रही है, बड़ी जीत दर्ज करी है एनडीए ने। ओके, फर्स्ट रिएक्शन एनडीए से मैं लेना चाहूंगा, अब बिग विक्ट्री फॉर एनडीए। ये जीत मेरिट की हुई है, ये जीत नैतिकता की हुई है, ये जीत ओबीसी समाज की हुई है, ये जीत तमिलनाडु की हुई है, ये जीत भारत की हुई है। और 452, हमारे अपेक्षित 425 थे, हमारे 452 आए हैं। बहुत एनडीए ने, आप कह रहे थे 4 कम आ रहे हैं, 452। एक सेकंड रुकिए सतीश जी, 452, 452 वोट, इतिहास बना है एक बार फिर से, एनडीए ने बहुत बड़ी जीत दर्ज करी है। ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा, अभी कुछ देर पहले ही कहा जा रहा था देखिए कितना नंबर आएगा कितना नहीं आएगा, लेकिन 452 ये नंबर तो एनडीए ने भी नहीं लगाया था। ये एक बड़ी जीत है लोकतंत्र में, जहां लोकतंत्र चारों तरफ, देश के चारों तरफ बिखर रहा हो और भारत में लोकतंत्र 452 के साथ खड़ा हुआ हो। इसका मतलब साफ है कि जो एनडीए का कैंडिडेट दिया गया वो सबको पसंद आया और अधिक वोट उनको पड़े। इसके लिए आप बधाई दे सकते हैं प्रधानमंत्री जी को, पूरी एनडीए के घटक जी। बड़ी खबर, बड़ी खबर बता रहा हूं, बड़ी डेवलपमेंट है। ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है ये उद्धव खेमे की तरफ से हुई है, और खबर ये मिल रही है कांग्रेस की अपना नंबर भी कांग्रेस का उतना मुस्तैद नहीं है। ये अगर है तो बहुत बड़ा है, एनडीए ने बहुत बड़ी, एनडीए का एस्टिमेट जो था वो 427 430 का था, उसको क्रॉस करा है। जो उम्मीद लगाई जा रही थी उसको क्रॉस करा है, और हेवीली क्रॉस करा है। अभय दुबे, देखिए जीत निश्चित थी सीपी राधाकृष्णन की, लेकिन इतनी भव्य और बड़ी जीत होगी इसका अंदाजा नहीं था। क्रॉस वोटिंग हुई है, इंडिया खेमे को बड़ा नुकसान हुआ है, इसका मतलब यह बड़ा नंबर है 452। अमीश देवगन जी, ये उपचुनाव होना ही नैतिक हार है बहुत बड़ी एनडीए की। क्यों हुआ ये देश को, लोगों को जानना चाहिए। अरे आप ये बताइए, इंडिया अलायंस का नंबर क्यों कम हुआ, कांग्रेस का नंबर क्यों कम हुआ, उद्धव सेना क्यों उड़ गई, व्यवस्था जवाब दीजिए। अरे साहब, दल के आधार पर ये चुनाव नहीं होता, ना इसमें व्हिप जारी की जाती है, ये क्लियर कर लीजिए आप। तो आप मान रहे हैं कि आपके लोग बीजेपी के कैंडिडेट एनडीए के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे? लीजिए, देख कैंडिडेट तो सभी से वोट मांगा था, बीजेपी के भी सारे एमपी को उनको वोट करके चले गए, उम्मीदवार ने इंडिया गठबंधन दल के। ओके सतीश जी, आपका मैं कह रहा हूं कि नहीं झूठे तब तो, अरे नहीं सतीश जी बोलिए आप। मैं क्या, आप पूछोगे तब। मेरा प्रश्न है कि ये एनडीए को बड़ी जीत मिली है नंबर्स के हिसाब से। बिल्कुल, देखिए ये कोई तो चुनाव इस दृष्टि से था ही नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग इतना कवायद कर रहे थे, इसको लेकर के थोड़ा संशय बना हुआ था। मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं कि टीडीपी के 4 सांसदों का गैर हाजिर रहना बराबर है 452 वोट लेने के। ये इसको समझिए, क्योंकि टीडीपी के डर से या किस वजह से वाईएसआर उभाटा के पूरे साफ हो गए हैं, एक दो बचे हैं। अरे तो इंडिया के बारे में तो बराबर मैं कहता हूं कि वो एक पूरा एकजुट है ही नहीं। बिल्कुल, वहां तो कसमकस है कि कौन आगे बढ़े, कांग्रेस आगे रहे, कौन रहे, वो अलग बात है। लेकिन अगर जिस सरकार के चलते, जिस पार्टी के चलते, एक और पार्टी को ले लीजिए, ये सरकार टिकी हुई है 240 वाली, उसका अगर 4 सांसद नंबर ही क्रॉस कर लिए बीजेपी ने सर, एनडीए ने 4, सुनिए तो दोनों मिला के 4 सांसद अगर टीडीपी का गैर हाजिर रहता है, तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा ये अंक गणित के बारे में नई दृष्टि से सोचना चाहिए। नई दृष्टि से तो इंडिया गठबंधन, बीजेपी, एनडीए का नंबर बड़ा है, बीजेपी प्लस का नंबर बड़ा है सर। मतलब आप जो एक सेकंड शहजाद, आप जो एनालिसिस दे रहे हो, मैं आपके एनालिसिस में भरोसा करता, अगर एनडीए का नंबर कम होता। एनडीए का नंबर 452 पे जा रहा है, जो एक्सपेक्टेड नंबर 427 430 के तक लगभग, नहीं 427 430 के लगभग आंकड़ा था। देखिए एक सेकंड, चलिए 437 भी आपकी 15 वोट भी ज्यादा आ रहे हैं, तो ये सेटबैक नहीं है ऑपोजिशन के लिए? नहीं, देखिए ऑपोजिशन, मैं मानता हूं कि इस चुनाव को एक ऑपोजिशन जिस सरगर्मी से, जिस तन्मयता से लड़ना चाहिए था, वो नहीं लड़े। मैं तो कह रहा हूं कि ये बात तो मैं आपके चैनल पर मैं आपको एक इनसाइड आंकड़ा दे रहा हूं, बड़ा आंकड़ा दे रहा हूं। अरुण सिंह मेरे साथ हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा। इंडिया गठबंधन ने दावा किया था
इंडिया गठबंधन ने दावा किया था कि उनके कैंडिडेट को 315 वोट मिलेंगे। एक सेकंड, मैं एक नहीं, बिल्कुल नहीं, इंडिया अलायंस का ये दावा था। नहीं सतीश जी, नहीं, एक सेकंड। जयराम रमेश का ट्वीट था, उन्होंने ये कहा कि हमारे सारे लोग आए, वोट दिए। नहीं, एक 315 वोट मिलेंगे, उनका दावा था इंडिया अलायंस का। उनको वोट मिले 315 वोट कम मिले, वो 15 वोट एनडीए के खेमे में गए हैं। अब मैं अभय दुबे के बाद आता हूं। अभय दुबे, बची कुची जो हम कहें जो बचा कुचा सामान था वो भी आज लगता है चला गया है। क्या कहना चाहते हैं अभय दुबे? शायद 2 सांसद के करीब बचा कुचा ओके अभय दुबे, आनंद दुबे, माफ करिए अभय दुबे, आपका नहीं, दोनों दुबे जी हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। आनंद दुबे, अमीश भाई आपकी तो वैसे ही अमीश भाई दुकान काफी लुट चुकी थी, सुना है आज। और सबसे पहले तो आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को नए उपराष्ट्रपति बनने दिल से दे रहे हैं बधाई और शुभकामना देता हूं, दिल से दे रहा हूं। और दूसरा, मैं बार बार कहता हूं और आज फिर कहता हूं कि मोदी जी को हराना है तो मोदी जी जैसा बनना होगा। आप ही बता रहे हैं कि 2 दिन से मोदी जी स्वयं बैठ के कार्यशाला करवा रहे हैं, और इंडिया गठबंधन का तो हमने ऐसा कोई कार्यशाला देखा नहीं। हम लोगों को जितनी जिम्मेदारी थी उतनी सब निभाया, लेकिन आप कैसे लड़ेंगे अब वो हमें नहीं पता, वो तो अभय दुबे जी जाने कौन कहाँ था। लेकिन देखो भैया, ऐसा है कि राजनीति फुल टाइम जॉब है, ये फुल टाइम करना पड़ेगा, अनुशासन में करना पड़ेगा। हार पे हार हो रही, इसका मतलब नहीं कि हम लोग खत्म हो गए हैं, लेकिन हमें सीखना चाहिए। अगर हम नहीं सीख पा रहे हैं तो जरूर ये आत्मचिंतन और एक प्रकार से चिंता का विषय होगा। लेकिन अब चूंकि चुनाव हो गया है, एक अच्छा चुनाव हुआ, हंसते मुस्कुराते हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से हुआ, तो शुभकामनाएं हैं। जो जीता उसको बधाई, जो हारे हैं उनको प्रणाम है। इस विषय को वहीं समाप्त करिए। अब इसको अभी कैसे समाप्त करें? अभी तो नतीजे आ रहे हैं, नतीजे आ चुके हैं, अभी 5 मिनट पहले नतीजे आए हैं। आप कह रहे हैं इसे समाप्त करिए, लेकिन क्या आपको लगता है आनंद दुबे आपका नंबर कम गया है? आपका नंबर जो था, जो 9 सांसद थे आपके लोकसभा में, कुछ सांसद आपके राज्यसभा में थे, उस नंबर पे डेंट पड़ा है, खबर ही आ रही है। अगर ऐसा हुआ है तो ये आपके लिए सोचने वाली बात होगी। सांसद है नहीं, हमारे 11 सांसद हैं और 11 के 11 इंडिया गठबंधन के साथ हैं। अब चूंकि ये गुप्त मतदान है तो ये तो आकलन है, मैं कह दूं कि बीजेपी के 10-12 डेंट हुए। तो आप क्या कह रहे हैं? ये वोट, ये अगर आपसे नहीं गया तो सपा और कांग्रेस से गया है, आपको ऐसा लगता है? 15 वोट तो गए। अब वो चिंता करनी चाहिए उनको चिंता करनी चाहिए, बैठकर चिंता होनी चाहिए, सामूहिक चिंता होनी चाहिए। मैं एक सेकंड, मैं अरुण सिंह है, अरुण सिंह, ये 15 वोट कौन से कम हुए? कोई जानकारी मिल पा रही है? एक धड़ा कह रहा है कि शिवसेना के वोट कटे हैं और एक धड़ा कह रहा है कांग्रेस के वोट भी गए हैं। देखिए अब किसके वोट गए ये तो इंडिया गठबंधन को आपस में बैठ के तय करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, उनके जो पोलिंग एजेंट थे उनको देखना पड़ेगा, उनके जो काउंटिंग एजेंट थे वो बता सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि जयराम रमेश ने ट्वीट किया था कि 315 सांसद उनके साथ थे, समूचा विपक्ष एकजुट था, एक साथ वोट करने आया, लेकिन सिर्फ 300 वोट मिले। इसका मतलब है कि 15 सांसदों ने विपक्ष के क्रॉस वोटिंग की है। अब उसमें कांग्रेस के कितने हैं, शिवसेना के कितने हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विपक्ष को बहुत बड़ा धक्का तो नहीं लगा, जैसा कि एनडीए के सूत्र कह रहे थे कि 40 से 50 वोटरों ने क्रॉस वोट किया है। तो एक राहत की बात है कि सिर्फ 15 ने किया है, लेकिन 15 ने भी किया है, तो ये राहत की बात है। एक धक्का है। अरुण सिंह, देखिए आप कह रहे हैं राहत की बात है, 15 वोट इंडिया अलायंस के कम हो गए हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक, जो सोर्सेस के हवाले से है, शिवसेना का वोट गया है, कुछ कांग्रेस के सांसद गए हैं और 2 से 3 सांसद सपा के हो सकते हैं, वो कंफर्म नहीं है। लेकिन कांग्रेस के खेमे में डेंट लगा है और शिवसेना के खेमे शिवसेना के खेमे में श्योर शॉट डेंट लगा है। ये कांग्रेस के लिए सेटबैक है, इंडिया अलायंस के लिए सेटबैक है। एक सेकंड, अभय दुबे मैं आपके पास आता हूं। अभय दुबे, मेरा पॉइंटेड सवाल है। अभी आनंद दुबे ने बोला कि सीखना चाहिए नरेंद्र मोदी से, कुछ भी क्रिटिसाइज करिए लेकिन मेहनत करना उनसे सीखिए। वेकेशन से राजनीति नहीं होती है। हम बिल्कुल नहीं सीखेंगे कि सीबीआई के माध्यम से वाईएसआर के 11 वोट आप कबाड़ लें। हम बिल्कुल सूत्रों के हवाले से आपके पास पक्की खबर है। हाँ? तो ये चुनाव की प्रक्रिया कैसे कम हुआ? की प्रक्रिया पर बहुत बड़ा। आप क्या कह रहे हैं? शिवसेना के सांसद डर गए? ये बता, इसका मतलब यह हुआ कि यह मतदान गुप्त नहीं था आपके अनुसार।
अगर आप कह रहे हैं कि मेरे पास खबर है सूत्रों से, तो इसका अर्थ है कि ये प्रक्रिया आप जो कह रहे हैं उसके हिसाब से ये पारदर्शी प्रक्रिया नहीं थी। आप ये कहना चाहते हैं क्या? हम कह रहे हैं कि नैतिकता के नाते अरे आपके 15 इंडिया अलायंस के 15 वोट कम आए हैं, आपको क्या लगता है? शिवसेना कह रही है हमारे वोट कम नहीं हुए, कांग्रेस और सपा के हुए होंगे कम। आपको क्या लगता है वो 15 वोट किसके कम हुए हैं इंडिया अलायंस में? भाई अगर ये आप जो सूचना दे रहे हैं अगर ये सही है तो अरे ये सूचना सबके सामने है सर। इस पर चर्चा करेंगे। 300 वोट पड़े आपके कैंडिडेट को, 315 जयराम रमेश ने बोला था, 15 वोट कम पड़े हैं। नहीं, जयराम रमेश जी ने कहा था कि 315 लोगों ने वोट किए हैं। सबसे बड़ा संकट जो सतीश जी कह रहे हैं, तो क्या मतलब है 315 ने वोट किया तो इंडिया अलायंस के लिए क्या होगा? बैसाखी पे मैं काफी देर से रुका हूं। जी देखिए, जीत तो संख्या बल के आधार पर जीत सुनिश्चित थी एनडीए की, लेकिन अगर टीडीपी ने साथ नहीं दिया है तो ये सरकार पर गहरा संकट है। नीतीश कुमार जी और टीडीपी, ये दोनों संकट इस सरकार काफी देर से। हाँ बोलिए शहजाद बोलिए। अमीश जी, पहले तो मुझे उम्मीद ही थी कि 10-15 मिनट के बाद ये वोट चोरी हो गया, ये गुप्त चुनाव नहीं था, ये चुनाव प्रक्रिया धांधलीपूर्ण थी, ये सारी चीजें आ जाएंगी, मुझे ये पूरी यकीन था। दूसरी बात सर, मैंने बीच में नहीं बोला आपके, मेरी बारी आई है बहुत देर के बाद आई है। सार्वजनिक जानकारी, एक सेकंड शहजाद, अमीश जी कह रहे हैं सार्वजनिक जानकारी है, सामान्य जानकारी है। 452 वोट बीजेपी के एनडीए के कैंडिडेट को पड़े और 300 के वोट आपके कैंडिडेट को पड़े, 15 वोट कम गए हैं। सार्वजनिक तौर पे जानकारी है, कमाल की बात कर रहे हैं। आपके नेता क्लेम कर रहे थे 315 आ रहे हैं, 315 आ रहे हैं, ये सार्वजनिक जानकारी है। आप राजनीतिक दल बता रहे हैं ना, इसलिए कह रहा हूं कंप्लीट तो करने दो आप राजनीतिक दल का कंप्लीट तो करने दीजिए सर। ये क्या तरीका है? हम तो आकलन लगा रहे हैं, हमारा काम है आकलन लगाना कि शिवसेना के कम हुए हैं, सपा के कम हुए हैं, कांग्रेस के कम हुए हैं, तीनों में से एक के तो कम हुए ही है। ओके, अभी इससे पहले 2-4 घंटे पहले की बाइट सुनाओ। संजय राउत का बाइट था कि आज हमारे फेवर में क्रॉस वोटिंग होने वाली है, तो वो सीबीआई से डरा रहे थे क्या लोगों को? और आज ये तमिल के व्यक्ति है, डीएमके ने क्या किया है उनको जाके पूछो ना, कांग्रेस के तमिलनाडु के सांसदों ने क्या किया जाके पूछो ना, शशि थरूर ने क्या जाकर पूछो ना, उद्धव सेना ने भी पहले ही प्रशंसा की थी, महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर है, तो इनसे जाके पूछो ना। पर अपने आप में कोई गलती नहीं। अभी अभय दुबे को आनंद दुबे ने एक राय दी कि भाई मलेशिया नहीं यहां पर रहकर काम करना है, तो क्या कहा? धिक्कारते हुए अभय दुबे ने आनंद दुबे को धिक्कार दिया, जैसे खड़गे जी किसानों को धिक्कारते हैं, और उन्होंने बोला हमको किसी से सीखने की जरूरत नहीं। तो आनंद दुबे जी देख लीजिए आपकी क्या स्थिति है अपने अलायंस में। आनंद दुबे मैं आपका रुख करता हूं और मेरा सवाल यह है, यही वोट चोरी की गाथा आप लोग जनरल चुनाव में भी करते हैं। अब आपके सामने आपने बोला 315 वोट हमारे पक्ष में आएंगे, लेकिन आए 315 बैलेट से हुआ है चुनाव, तो ईवीएम का रोना भी नहीं हो सकता, उसमें भी 15 वोट कम हुए हैं। इंडिया अलायंस में सेंध लगी है, ये डिनाइड फैक्ट नहीं है, एक्सेप्टेड। अमीश भाई बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत ही चिंता का विषय है। एक इस पर बहुत बड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है कि कहाँ गलती हो गई, हम किसको अपने विश्वास में नहीं ले पाए। वो 315 अगर हमारे थे तो उसमें से 15 कौन लोग हैं जो एक प्रकार से हमारे विश्वास पे खरे नहीं उतरे और दूसरे खेमे में चले गए। चिंता का विषय है। इस पर अगर कोई वाद विवाद बढ़ाना चाह रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो भारतीय जनता पार्टी से इतना तो हमें सीखना होगा कि भाई हमें भी कुछ दाव पेच सीखने होंगे, हमें भी साम दाम दंड भेद की कला जाननी होगी। ये एक ऐसा युद्ध है कि युद्ध में तलवार भी नहीं पकड़ेंगे, शस्त्र भी नहीं पकड़ेंगे और सामने वाला विरोधक खुद ही मर जाएगा, उसे मारना होगा ना, यही तो युद्ध है। संजीव झा, पहले मैं आपसे ले लेता हूं, राधाकृष्णन जीते हैं, नए वाइस प्रेसिडेंट है, आपका रिएक्शन इसके ऊपर, और क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी का टाइमिंग गलत था जो बार बार पॉइंट हो रहा है? देखिए, मैं शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सदन की मर्यादा को कायम रखते हुए जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको ठीक से चलाएंगे और एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। लेकिन मेरी जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग 452 वोट इनको पड़े हैं, 300 वोट इन दूसरे को पड़े हैं और 15 वोट इनवैलिड हुआ है। तो अब ये आकलन तो बाद में ठीक से डिटेल्ड आकलन होगा, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई एब्सेंट हुआ या कोई क्रॉस वोटिंग हुआ, इनवैलिड वोट कौन से हैं वो देखने पड़ेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि अब जो इनका टेन्योर है उस टेन्योर में एक ऐसा मिसाल कायम करेंगे कि किस तरह से अच्छे से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सदन चले,
ताकि एक इनकी जो बचा हुए टेन्योर है वो अपने आप में एक मिसाल बने। जी मैं रुक करता हूं अभय दुबे का। अभय दुबे, आनंद दुबे, ओके बिल्कुल सही बात है। आनंद प्रधानमंत्री प्रहलाद जोशी के घर पहुंच रहे हैं, सीपी राधाकृष्ण को देंगे जीत की बधाई। प्रहलाद जोशी के घर पे ही है सीपी राधाकृष्णन, इस समय बड़ी जीत है। बीजेपी का खेमा और एनडीए का खेमा कह रहा है कि हम कह रहे थे हमारा नंबर अच्छा होगा और ऑपोजिशन का नंबर घट जाएगा। मैं अभय दुबे आपका रुख करता हूं। आनंद दुबे कह रहे हैं कि सीखना चाहिए था, सोचना चाहिए था, टाइमिंग गलत था राहुल जी का। इस पर जवाब कृपया करके मणिपुर पे मत जाइए, कृपया करके महंगाई पे मत आइए अभी थोड़ी देर के लिए, इसी विषय पे रहिए। आप यही तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी डर के कारण ब्रिक्स की समिट ही अटेंड नहीं किया। वहां पर चीन के प्रमुख थे, रशिया के प्रमुख थे, हमारे प्रधानमंत्री नहीं थे। क्यों? क्योंकि अमेरिका का डर सताता है। विषय पे बोलिए ना। डरते नहीं है, एक बात बता दूं मैं आपको। दूसरी सुन लीजिए ना, अब आप मत डरिए। मैं कह रहा हूं कि हम बधाई देते हैं उपराष्ट्रपति जी को, उपराष्ट्रपति जी को बधाई देते हैं और हम कामना करते हैं कि वो साहस दिखाएंगे निष्पक्षता से सदन चलाने का। जैसे भारतीय जनता पार्टी दबाव की राजनीति करती है, जिन परिस्थितियों में पुराने उपराष्ट्रपति जी को इस्तीफा देना पड़ा, वो स्थितियां निर्मित नहीं होगी। हम सब आपके साथ खड़े रहेंगे। ये तो संघ का ही है, ये राष्ट्रीय, ये आपकी जानकारी के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं, ये आरएसएस के हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नहीं, अब उपराष्ट्रपति हैं। बैकग्राउंड की मैं बात कर रहा हूं, वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। लेकिन जो आनंद दुबे ने बोला, कि मोदी जी से सीखना चाहिए, उस पर आपका रिएक्शन। एक सेकंड, ऑल ऑडियोज ऑन अभय दुबे। मोदी जी से सीखना चाहिए, आनंद दुबे ने बोला। मोदी जी से नहीं सीखेंगे। मोदी जी ने दबाव, मोदी और मोदी सरकार ने दबाव बनाया, इसके लिए पूर्व ये नहीं सीखेंगे। जवाब आनंद दुबे, आपका जवाब दुबे जी को। नहीं सीखना चाहते हम। दुबे, हम दोनों भाई, अरे हम दोनों दुबे हैं। ये दुबे, दोनों दुबे जरूर एक दूसरे के दोस्त, दोनों दुबे हैं लेकिन डूबे नहीं है। हमने एक राय दी, अब वो अभय जी नहीं, अरे लेकिन अभय दुबे जी अगर नहीं मान रहे हैं कोई बात नहीं, हम उनको मनाएंगे, वो हमारे भाई हैं। आज नहीं कल मनाएंगे कि हमें भी तैयार होना है, हमें भी जागरूक होना है, हमें भी सक्षम होना है, एक मजबूत योद्धा बन के आना है, ताकि 2029 में हम राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देख सकें। एक इच्छा हम जाहिर करेंगे उनके सामने और हमें उम्मीद है कि हम उनको मना लेंगे कि भाई हमें भी साम दाम दंड भेद की कला जाननी होगी। आपकी बारी है। केवल एक लाइन देखिए, ऐसा है, ताउम्र यही गलती अभय करता रहा, आनंद नहीं, अभय करता रहा। धूल चेहरे पर थी, पर आनंद को भी ये हड़काते रहा अभय। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आखिरी बात इतनी कहना चाहता हूँ कि आज ये राष्ट्रवाद की भी जीत है और नक्सलवाद की हार है। ये राष्ट्रवाद की भी जीत है। ओके, राष्ट्रवाद की भी जीत है। ये आज इसकी भी जीत है भाई। 15 वोट तो इनवैलिड हो गए, मतलब हमारे सांसदों को वोट करना भी नहीं आता है, या कोई और बात है। अभी वहाँ के रिटर्निंग अफसर का आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि 15 वोट इनवैलिड, 15 वोट इनवैलिड। ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है, तैयारी कर लो आप। पर बहुत बार हुआ है ये अच्छा। राज्यसभा के चुनाव ये कलम का खेल भी जो है ना, ऐसा मैं तो ये कह रहा हूँ कि राहुल जी क्लास लेते ना, वो तो अलग क्लास में चले गए। अरे भाई, तो इससे ये सिद्ध हुआ ना, भी क्लास लेते जैसे हमने अपनी अरे एक मिनट सुन तो लो, अरे एक मिनट तो सुन तो लो। मतलब ये कि तो जो आप लोग गलत बता रहे थे जयराम रमेश, लगता है जिस तरह से आप बता रहे वही सही निकला कि 315 थे, 15 वोट इनवैलिड हो गए। कैसे पता सारे आपके? नहीं, मतलब मैं भी मजाक में कह रहा हूँ, मैं भी मजाक में कह रहा हूँ। पर ये सीरियस क्यों है सर? ये कपिल शर्मा का शो थोड़ी मजाक चल रहा है यहाँ पर। नहीं मजाक, अरे तंज भी होता है, व्यंग भी होता है, कटाक्ष भी होता है। 15 वोट इनवैलिड, पर ये बोला, ये तो सच्चाई है ना कि चार टीडीपी वाले नहीं आए। ओके, देखिए इसकी जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। मेरे पास है, बता। आपके पास है तो आप दीजिए, दे रहे हैं। कहां से? अब जहां से है आपके यहीं से होगा। मैं इस पे एक चीज कह दूं, 4 टीडीपी वाले ये बार-बार कह रहे हैं, आप बिल्कुल। रूडी जी ने बीजेपी को ही वोट डाला है ना। सरकार पे कोई संकट नहीं है, सरकार पे कोई संकट नहीं है, डाला होगा बीजेपी को बहुमत साबित करने में भी सरकार के तनाव को देखने की अपेक्षा कपिल शर्मा का शो अच्छा है। आपकी और आनंद जी की जुगलबंदी देख के ऐसे ही लग रहा है कॉमेडी में है। ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग को देश में इंटरेस्ट है, ऐसा लग रहा है आप लोग कॉमेडी में ही है। वो राहुल जी वहां पे टूरिज्म कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वहां पर आपकी पार्टी डूब रही है। चलिए, नहीं बिल्कुल, आप अपने कहीं ऐसा तो नहीं था राजेश, ये वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन चल रहा था और आप कपिल शर्मा शो देखने में व्यस्त थे, 15 वोट इनवैलिड हो गए, जो भी हुआ। ओके, आप बोलिए। ये भी कॉमेडी ऑफ एरर है। देखिए, एक वाक्य सिर्फ इतना है कि ये सीरियस वर्सेस नॉन सीरियस भी है,
कि बताइए, एक हम लोग को आश्वस्त था कि हम लोग को 415 420 आएंगे, फिर भी 2 दिन की कार्यशाला चली। 437 था। चलिए 37 भी माने तो 15 ज्यादा आई, इनके तो 325 थे, 325 के 25 कहां गए? आप देखिए, आप हमसे पार्टी लाइन पे बहस करिएगा तो हम बताएंगे मैं कि आपसे एक नहीं आप मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं ना, फिर मुझे पूरी बात आप तो सब इंटरप्ट करते रहते हैं। सुनिए ना, मैं कह रहा हूं, एक लाइन बोल दीजिए। आपकी ये स्थिति थी कि आपको टीडीपी का इतना डर था कि जो आदमी पर इतने दाग हैं, जिसके लिए आप बिल लाने जा रहे हैं, उसके 11 लोगों का सपोर्ट आप ले रहे हैं वाईएसआर। अब मैं बात रखूं अपनी, रखिए ना भाई। आपने एक तेलुगु कैंडिडेट दिया, तेलुगु के नाम पर आप ना बीआरएस को ले पाए, बीआरएस ने तो एब्सटेन किया, क्यों? सुन ले, मेरी बात सुनिए ना भाई। वाईएसआरसीपी को हमने थोड़ी बोला, उन्होंने सामने से ऑफर किया। सुन लीजिए आप मेरी बात, मैं तो आपसे कह रहा हूं, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, जो आपके 325 कंफर्म थे वो कंफर्म तो करवा देते हैं। आपको तो वोट करना भी आता है। इसका कारण ये है सर, सुन लीजिए, राहुल गांधी जी टाइम से ना जनता की उनको परवाह है, इसीलिए वो पंजाब और हिमाचल की जनता के साथ भी नहीं थे, ना उनको पार्टी की चिंता है, ना उनको संविधान की चिंता है। ये संविधान कहने वाले अशोक स्तंभ को क्या किया गया? एक शब्द बोला, तारिक अनवर ने आकर डिफेंड किया है। बड़ी खबर अब कंफर्म हो गया है, विपक्ष के 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग करी है। सूत्रों के बारे से बड़ी खबर, क्रॉस वोटिंग की खबर आई है। विपक्ष के 15 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में क्रॉस वोटिंग हुई है। इसको हम जमकर क्रॉस वोटिंग कह सकते हैं। ये बड़ी क्रॉस वोटिंग है, ये झटका कांग्रेस के लिए है। मैं संजीव झा आपका रुख करता हूं, क्या आपको लगता है बीजेपी जिस तरह की तैयारी कर रही थी, एनडीए जिस तरह की तैयारी कर रही थी, कांग्रेस ने उस तरह की तैयारी नहीं करी इस चुनाव को लेकर? देखिए, मुझे लगता है कि चूंकि आंकड़ा सत्ता पक्ष के साथ था, और मुझे लगता है कि जब वो चुन के आ गए हैं तो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, मैं उनको पहले ही शुभकामना दे चुका हूं, और मुझे लगता है कि हमेशा हम लोग विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे, जहां सहयोग जरूरत पड़ी सहयोग भी करेंगे। और मुझे, जैसा मैंने पहले कहा, उम्मीद नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि क्या कांग्रेस को जो तैयारी करनी चाहिए थी वो नहीं करी गई थी? अगर 15 वोट भी कम हो रहे हैं तो बड़ा झटका है ये क्रॉस वोटिंग में। नहीं, मुझे लगता है कि अब आंकड़ा उनके साथ है, अब 10 वोट इधर 10 उधर फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इधर का उधर फर्क नहीं पड़ता। रमेश का ट्वीट पढ़ने दीजिए। The opposition has stood united. All of its 315 MPs have turned up. Yes. 100% टर्नआउट है हमारा। 5:15 बजे। हाँ, तो यही तो बोला। कहाँ गए 3:15? 15 वो 315 कहाँ गए? 15 कहाँ गए? हाँ, ये कह सकते हैं। हाँ, तो फिर यही तो बोल रहे हैं, वो 15 इनवैलिड हो गए। वही अबे दुबे कह रहे हैं कि उसका प्रूफ लेकर आइए कि कैसे। अब तो सार्वजनिक है ये बात। आपके नेता ने पोस्ट करा, आपके नेता ने पोस्ट करा। एक सेकंड, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप पिछले 1.25 साल से 1.5 साल से इंतजार कर रहे हैं। ये बैसाखियों वाली सरकार है, पहले आप वेट कर रहे थे बीजेपी हरियाणा हारेगी, महाराष्ट्र हारेगी, दिल्ली हारेगी, फिर आप वेट कर रहे थे कि बीजेपी का यहां पे नंबर कम होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव पे चुनाव जीत रही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव लगभग तय था कि एनडीए जीतेगा, लेकिन मार्जिन बढ़ाया है उन्होंने अपना। ये अपने आप में बड़ी बात है। अबे दुबे, अमीश देवगन जी, हरियाणा या महाराष्ट्र तो हमने प्रूव कर दिया वोट चोर। बिल्कुल मैं नहीं मानता ऐसा। अब आपका बिल्कुल मैं नहीं मानता ऐसा। हमारे देश में वोट चोरी हो सकती है, ये आपके मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मैं सीधे तौर पे बोल रहा हूँ, बिल्कुल वोट कमाल क्या बात करते हैं। हमने प्रूव कर दिया वोट चोरी हो गई है। प्रूफ करे, जनता तो मान नहीं रही है आपकी बात। आपके घटक दल तो आपकी बात मान नहीं रहे और आप बात कर रहे हैं वोट चोरी की। जनता माने, डर के कारण एसआईआर, फर्जी एसआईआर बिहार में कराया। मैं ये कह रहा हूं, अगर आपकी बात मान भी लूं, शुक्रिया आपका, शुक्रिया। मेरे पास समय नहीं है। ओके शहजाद, 10 सेकंड ऑन दिस विन। मुझे कभी शक होता है अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता है कि खालिदा जिया की पार्टी के प्रवक्ता है। भाई, वो जो नैरेटिव वहां पे चलता है यहां पर आकर बोलते हैं, और भारत के लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आज भी सवाल उठा रहे हैं। ओके, ये जीत एनडीए के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस को ब्लो लगा है, और झूठ के गुब्बारे पर जितना उड़ रहा है कांग्रेस को उड़ती रहे, जनता के बीच साफ है वो। सतीश जी 5 सेकंड। मैं बस बोल रहा हूं, योर एनालिसिस। मैं एनालिसिस ये है, ये क्लियर है, जो इस तरह का रिजल्ट आना था, ये आपके चैनल पर सुबह मैं बोल के गया था, वही हुआ है। लेकिन कांग्रेस को झटका है, हाँ या ना? नहीं, देखिए झटका, सुनिए ना मेरी बात। मैं इसको मानता हूं कि ये सरकार का पहला एक अंकगणित का टेस्ट था, उसमें वो पास हुई है, लेकिन सचेत रहने के संकेत हैं। कैसे? 15 ज्यादा आने के सचेत रहना चाहिए। अरे भाई, अगर टीडीपी वाला नहीं आता, मैं फिर वही दूर शुक्रिया। टीडीपी वाला तो आ गया है ना, जेडीयू तो आ गया ना, 15 और आ गए। ओके,
अभय दुबे जी, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, हमारे देश में उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है, कुछ पल में नतीजे भी सामने आएंगे, लेकिन आपके सहयोगी दल क्या कुछ कह रहे हैं भारत के बारे में, आप सहमत हैं उनसे? अमीश देवगन जी, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अमित शाह जी और जय शाह जी की कड़ी आलोचना करता हूं। जिस पाकिस्तान ने आतंकवाद से हमको जख्मी किया, लहूलुहान किया, उसके साथ 14 तारीख को पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं, ये काला दिन होगा भारत के इतिहास में और ये अक्षम्य अपराध है सरकार का। दूसरा बड़ी बात कहना चाहता हूं, क्या घटनाक्रम हुआ था श्रीलंका में, क्या घटनाक्रम हुआ बांग्लादेश में, क्या घटनाक्रम हुआ नेपाल में। हमारे सार्क कंट्री के 8 देशों में से 3 देशों की ये परिस्थितियां इसलिए हुई क्योंकि वहां पर इनइक्वालिटी, संसाधनों का असमान वितरण था, मुट्ठी भर लोगों के पास संपत्तियां पहुंच रही थी और नौजवान और आम जनता गरीबी की आग में झोंक दी गई थी। अगर मैं ये कहता हूं कि भारत में विश्व की सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी मोदी सरकार में बढ़ी है, 1% लोगों के पास 40% संसाधन गए। सुन लीजिए ना, अब मेरी आवाज को तो आप बंद नहीं कर सकते, मुझे बोलने तो दीजिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप बार बार कह रहे हैं कि एक बार आज उपराष्ट्रपति का हमारे यहां चुनाव हो रहा है प्रजातांत्रिक तरीके से, तो मैं देश के सामने तथ्य रखना चाहता हूं कि उपचुनाव क्यों हो रहा है। यह सबसे बड़ी प्रजातंत्र की हार है, इसलिए कि उपराष्ट्रपति जी ने किसानों के समर्थन में बोलना प्रारंभ किया। धनगढ़ साहब ने कहा कि मोदी जी 6,000 नहीं 30,000 रुपए कम से कम सालाना उनको दीजिए। सरकार वादे पूरे क्यों नहीं करती किसानों से किए हुए, तो उनको इस्तीफे के लिए बाध्य कर दिया, उनका मेडिकल बुलेटिन आज तक जारी नहीं किया। ऐसे आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है कि उपराष्ट्रपति जी का वक्तव्य तक नहीं आया और अब आप प्रोटेक्टिव नेचर रख रहे हैं सत्ता के प्रति। अरे ये खुलकर बोलने दीजिए, नहीं तो वो जो वहां हो रहा है वहां आवाज दबाई गई तो इस तरीके से आवाज क्या बात कर रहे हैं आप? प्रजातांत्रिक देश है हमारे यहाँ। ओके जवाब शहजाद पूनावाला जवाब। पहले एक फैक्चुअल देखिए अभय जी, आपने अपनी बात रखी, मैंने पूरी शांति से सुना, आपको सुनना पड़ेगा भाई साहब। पहले तो अब 5 दिन या 1 हफ्ते पहले की रिपोर्ट है, अमीश जी यहाँ पे पत्रकार महोदय भी बैठे हुए हैं, उनसे चेक करवा लीजिए। भारत का जिनी कोएफिशिएंट पिछले 10 वर्षों में बेहतर हुआ है और हम 4th मोस्ट इक्वल देश है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। और जो इनके समय पर जिनी कोएफिशिएंट था उससे आज जिनी कोएफिशिएंट बेहतर हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूं। दूसरी बात, इन्होंने अभी क्रिकेट की बात की, जय शाह तो वैसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में है, ये बीसीसीआई का इंटरिम प्रेसिडेंट कौन है, अभी कौन है इंटरिम चेयरमैन, बताओ अमीश जी। नाम है राजीव शुक्ला। अब मैं अभय दुबे जी से कहता हूं कि अभय दुबे जी बताइए राजीव शुक्ला जी का स्टैंड क्या है? राजीव शुक्ला कहां के सांसद है? कांग्रेस पार्टी। अब राजीव शुक्ला जी का स्टैंड बताइए। अमीश जी पूछे राजीव शुक्ला का स्टैंड किसने दी? नहीं अमीश शुक्ला, अमीश जी पूछे हॉकी के मैच की अनुमति किसने दी? दुबे जी जवाब। भारत पाकिस्तान की, भारत के हॉकी के मैच की अनुमति गृह मंत्रालय ने, अमित शाह जी ने दी और हमारी हॉकी की फेडरेशन का स्टेटमेंट है कि गृह मंत्रालय ने अनुमति दी थी। सुनिए, बिल्कुल जय शाह, अमित शाह जी, मोदी जी, तीनों जिम्मेदार हैं। भारत खेल कैसे सकता है? आपका नर्वस ब्रेकडाउन ना हो जाए। अभय जी केवल लगातार बोलने से डिबेट नहीं होती, सुनना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा। आप बाकी सब तो छोड़ दो। अभय जी मुझे तो कंफ्यूजन होता है कौन सी पार्टी में। सुन लीजिए सर, आपको एक एक करके सुनना पड़ेगा सर, सुनना भी पड़ेगा, ऐसे केवल चिल्लाने से नहीं होगा। आखिरी सवाल सुनिए अमीश जी, थोड़ा डिबेट केवल एक बात। अभय जी आपको याद है कि पहलगाम की डिबेट से पहले, सिंदूर की डिबेट से पहले चिदम्बरम जी ने आकर तो पहलगाम पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया। आईडब्ल्यूटी सस्पेंड ना हो, ये कांग्रेस का अधिकृत स्टैंड सैफुद्दीन सोज का है, तो आप किस मुंह से बोल रहे हैं भाई? आप तो पाकिस्तान को क्लीन चिट देने लगे पहलगाम में, हिंदुत्व ने किया ये बोला। ओके देन अभय दुबे 20 सेकंड 2 विंडो प्लीज। ओके, क्या भारत की सरकार, मोदी सरकार इतनी कमजोर है कि क्रिकेट मैच नहीं रोक सकती? कैसे कर सकते हैं आप? आज क्रिकेट की चर्चा कहां से आ गई बीच में? क्रिकेट की चर्चा कहां से आ गई आज? नहीं, सार्क अभी आप कह रहे थे कि यहां पर भी आवाज दबाई जा रही है, तो आप क्या मान रहे हैं कि नेपाल जैसा हाल यहां का भी हो सकती है? हो सकता है, आपको लगता है ऐसा? आप चाहते हैं नेपाल जैसे हालात बने? हमारी सरकार को गंभीर, हम क्यों चाहेंगे? हम इसीलिए तो सरकार की आलोचना करते हैं कि सरकार सही रास्ते पे आए और हमारे हालात इन देशों जैसे ना हो। ये सरकार को सुनना चाहिए। होंगे हमारे हालात? भारतीय जनता पार्टी, हमारे डेमोक्रेसी है, हमारे हालात ऐसे क्यों होंगे?
कांग्रेस पार्टी क्यों देश के बुरे के साथ खड़ी हो रही है? 3 बार सत्ता से नकार दी गई तो सोचते ही अगर अबे दुबे ऑन स्क्रीन, एक सेकंड मल्टी विंडो हटाइए, मेरा निवेदन है। अबे दुबे, कांग्रेस पार्टी देश के भले के साथ है या देश के बुरे के साथ है? अगर ये हालात होंगे तो देश में बुरा होगा, इकोनॉमी का लॉस होगा, कांग्रेस लोगों को समस्याएं होंगी, सारा सिस्टम धराशायी हो जाएगा, एनआरकी ऊपर हो जाएगी। तो देश के बुरे के साथ क्यों है? अमीश देवगन जी, कांग्रेस पार्टी कैसे चुन के आएंगे अगली बार? कांग्रेस पार्टी देश के भले के साथ है। हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के बुरे के साथ ना खड़ी हो। आज खड़ी है वो। आज इनइक्वालिटी बढ़ रही है। आज एक व्यापारी 5,000 करोड़ की शादी कर रहा है और दूसरा गरीब आदमी अस्पताल के दरवाजे पर दम तोड़ रहा है। तब ये हमको कहना पड़ेगा कि इस इनइक्वालिटी को रोके सरकार, और सरकार रोकेगी। आप तो ऐसी बात कह रहे हैं, आप तो ऐसी बात कह रहे हैं कि आपके दौर में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट था ही नहीं, आपके दौरे हुकूमत में तो ऐसा होता ही नहीं था। मतलब आप इस तरह की बातें करते हैं अबे दुबे, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। आप खुद सोचिए, आपकी पार्टी और आप क्या विचार रख रहे हैं? क्या आपको लगता है इसका पॉलिटिकल लाभ मिलेगा? फिर आम आदमी पार्टी आपसे पूछती है कि आप लोग सीरियस कंटेंडर ही नहीं है, तो फिर इसीलिए पंजाब की जनता उनकी बात मान भी लेती है और दिल्ली में आपका जीरो आता है, जो पिछला चुनाव हुआ। मैं संजीव झा का रुख करता हूं। एक सेकंड, नहीं रुकना पड़ेगा। संजीव झा की बारी है, वो पहली बार बोल रहे हैं। संजीव झा आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, मैं उनका रुख करता हूं। संजीव झा, कांग्रेस पार्टी के इन्हीं विचारों की वजह से आप कांग्रेस से दूर हुए हैं क्या? नहीं, देखिए 3 बातें हैं। मुझे लगता है कि जनतंत्र की ये भी खूबसूरती है कि लोग अपनी बात खुलकर रखें और गलत को गलत कहे, सही को सही कहे। आप 2 परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। एक बात तो आप कह रहे हैं कि इस देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, और मैं अभी शहजाद भाई को सुन रहा था, बहुत बड़ी बड़ी बातें डेमोक्रेसी की दुहाई दे रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर ऐसी परिस्थिति क्या आन पड़ी कि उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा, और वो भी जाते वक्त उनकी विदाई भाषण तक नहीं होने दिया, उनकी प्रशंसा तक नहीं होने दिया, और आज तक पूरे देश को पता नहीं है कि वो किस हालात में हैं, कहाँ हैं, और आखिर वो चुप क्यों हैं। एक बात तो मुझे लगता है कि जनतंत्र की जब दुहाई देते हों, अपनी पार्टी की दुहाई देते हो, थोड़ा गिरबान में झांक लें। दूसरी बात जो आपने कहा कि आज जिस तरह की घटना नेपाल में हुआ, मुझे लगता है कि एक बात तो है, चाहे नेपाल में हुआ हो या बांग्लादेश में हुआ हो या श्रीलंका में हुआ हो, जनतंत्र में जनता को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, और जिसने जनता को फॉर ग्रांटेड लेने की कोशिश की तो फिर जनता ने उसको जवाब दिया, और नेपाल में भी वही हुआ। अच्छा, कि आप लोगों के वॉइस को सप्रेस नहीं कर सकते। अब आपने एक बात कही कि क्या आप भारत भी ऐसा देखना चाहते हैं? नहीं देखना चाहते। भारत के जनतंत्र की बुनियादी बहुत मजबूत है, लेकिन सत्ता को निरंकुश भी नहीं होते देखना चाहते। एक बात बताइए अमीश भाई, कल ही जम्मू कश्मीर में हमारे एक विधायक पे पीएसए लगा दिया, और पीएसए लगाकर उसको अरेस्ट कर लिया। बताइए पीएसए क्या है? पीएसए कहता है कि जनता की सुरक्षा पे खतरा हो, तो भला जनप्रतिनिधि देश के विरोध में बोलता हो था, सकता है? वो देश तो अगर के कोई विरोध में सरकार बोलता था, देश की सेनाओं के विरोध में बोलता था, उसकी भाषा तो सुनिए क्या थी, इसीलिए उसमें लगा ये। क्या बात करते हैं अमीश भाई? अमीश भाई, आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, पढ़ा लिखा पत्रकार हूं, इसलिए बता रहा हूं कि कब वो देश के खिलाफ बोला, क्या बातें कर रहे हैं था, वो सबने सुना। क्या बातें कर रहे हैं आप कुछ भी टीवी पे बोल देंगे, आप मैं मान लूंगा। वो करता है भाई ऐसा ही। मुझे लगता है कि आप लोगों को भी एंकरिंग करते समय ये बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपकी बातों से किसी के गरिमा पे आघात ना हो, प्रतिष्ठा पे आघात ना हो। कब आप साबित कीजिए, लाइए। अगर आप कह रहे हैं तो आपको टीवी पर उनका बाइट चलाना चाहिए, उसमें चलाइए कि कब देश के खिलाफ बोला। देखिए, सबको पता है वो क्या बोलते थे और अरसे से बोलते आ रहे थे। ओके, शहजाद पूनावाला। देखिए, सबसे पहले तो संजीव जी, आपने अपनी बात रखी। संजीव जी, आप भी उतने ही भाई, मैं स्टूडियो में बैठा हूं, मैं अनुशासन का पालन करता हूं। स्टूडियो के बाहर जो भी होते हैं वो बोले जाते हैं। ठीक है, आप अपनी बात को रखिए, बोलिए। साथ खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ऐसा है कि शो में आने से पहले कम से कम अखबार पढ़ लेना चाहिए। अभी जगदीप धनखड़ की रिपोर्ट छपी है कि वो प्राइवेट फार्म हाउस में गए, उससे पहले डेंटल चेकअप पे भी गए थे। आपको इतनी चिंता है तो आप चले जाते, प्राइवेट फार्म हाउस में ही है, किसने रोका आपको? जाके मिलिए ना। आप तो मिलने नहीं गए, जब थे वो पदासीन तब ये लोग इनकी मिमिक्री करते थे, तब तो मिमिक्री करते थे। और प्रियंका चतुर्वेदी का बयान सुनिए। संविधान को फॉलो कर रहे थे, संविधान को फॉलो कर रहे थे।
अब सुनिए। दुख इस बात का है कि खुद चेयरमैन अलाउज ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ जो फेक। ये तो खुद बोलते थे कि चेयरमैन ही रूल फॉलो नहीं करते थे, और जब इस्तीफा हो गया उनका हेल्थ कारणों की वजह से, तो बोलने लगे वो संविधान फॉलो करते थे। ये तो इनका ऑड इवन होता है। चलिए, अलायंस में भी ऑड इवन करते रहते हैं। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, इनका विधायक क्यों गिरफ्तार हुआ? अरे भाई वो छोड़िए, इनको पूछिए कि आज भगवंत मान जी कहाँ है। जगदीप धनखड़ जी की छोड़ दीजिए, भगवंत मान जी कांग्रेस कहती है गायब हो चुके हैं। एक हाइडिंग मोड में है, एक वेकेशन मोड में है, पीएम वर्क मोड में है। पीएम हाइडिंग मोड में कौन है? अरे भाई भगवंत मान मैं नहीं कह रहा हूं। और वेकेशन मोड में राहुल जी है। अब बताइए, राहुल जी कहां गए? पंजाब और हिमाचल गए राहुल जी? हिमाचल की सरकार के साथ कौन बैठा था आज की? क्या असेसमेंट हुआ है? कितना फ्लड का नुकसान हुआ है? पर वो देश से बाहर थे। अच्छा, तो देश से बाहर, तो देश की बाहर की जनता के लिए वो काम कर रहे थे और हम अपनी जनता के लिए काम कर रहे थे। अबे दुबे जवाब प्राथमिकता अपनी अपनी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री तो देश के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी वेकेशन मोड में है, हमेशा रहते हैं, छुट्टियों में रहते हैं। हर 2 महीने बाद उनको 5-7 दिन की छुट्टी चाहिए। अरे ऐसा प्रधानमंत्री जी ने 18 घंटे काम किया कि किसानों की आमदनी 27 रुपए कर दी। ऐसा 18 घंटे काम किया कि 84% लोगों की आमदनी खत्म कर दी। ऐसा 18 घंटे काम किया कि 8 साल लग गए जिस जीएसटी के लिए हम आग्रह कर रहे थे, एमएसएमई को परमानेंट लॉकडाउन कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। ऐसा घंटे घंटे तक काम किया। नहीं, खड़गे जी किसानों के लिए चिंता कर रहे हैं। बिहार से प्रवक्ता बोल रहे थे ना, 9 करोड़ खड़गे जी की चिंता किसानों के लिए देख ली हमने। 9 करोड़ लोगों ने वहां आमदनी बताई एफिडेविट देकर कि 67 रुपीज रोज पर जिंदा है, 67 रुपीज। आप सोचिए 64% पॉपुलेशन उस राज्य की। अगर आप पूरे देश का ये सर्वे करा लेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि इन 10 सालों में क्या हश्र कर दिया है देश के प्रधानमंत्री जी ने। जब वो 18 घंटे काम कर रहे हैं। हम तो कृपापूर्वक ये अनुरोध करते हैं कि आप हैंडफुल ऑफ पीपल, मुट्ठी भर लोगों, अरे आपने तय किया समर्थन मूल्य पर खरीद किसके दायरे में आती है? समर्थन मूल्य की खरीद आपके नियंत्रण में है साहब। वो केंद्र सरकार रिएम्बर्स करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अगर फसल खराब हुई तो कौन तय करता है? 60,000 करोड़ रुपए का मुनाफा निजी कंपनियों को कमवा दिया आपने। अच्छा, इसलिए तो हम कह रहे हैं मुझे बताया जा रहा है कि किसानों से और उसके बाद आरोप लगा रहे हैं राज्यों पे। बाकी सब छोड़ दो, सीधे मुंह बात तो करने गलत तरीके से गब्बर सिंह किसान से सीधे मुंह बात करना, ये भी क्या पावर डिस्ट्रीब्यूशन है? उससे पूरी अर्थव्यवस्था को डिरेल। अरे 700 किसानों की शहादत हुई है। अरे साहब छोड़ दीजिए, आप केवल इतना बता दीजिए कि किसान जब राज्यपाल होते हुए उन्होंने तब आपने क्या किया? आपने लहूलुहान किया कि नहीं? अरे पर एक बार बताइए, पर लेकिन क्योंकि गोली मार दी। बात हो रही है कि कौन देश के लिए काम कर रहा है। बीजेपी कह रही है कि वेकेशन मोड में राहुल गांधी रहते हैं। राहुल गांधी छुट्टी में थे, वो आज ही वापस आए हैं। क्या ये जानकारी सही है अभय जी? तो वो छुट्टी पे थे और आज ही वापस आए हैं। राहुल वो शायद मालदीव्स या मॉरिशस गए हुए थे, मेरी जानकारी में जो है मलेशिया, सॉरी मलेशिया गए हुए थे। ये वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जी एमएसएमई स्पॉइल हो जाएगा। अरे मैं वही राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूँ। ये वही राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूँ जो भारत जोड़ो यात्रा में भी थे, जो कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता है, जो एलओपी है। क्या वो विदेशी दौरे पर थे? हाँ या ना? जिन्होंने क्या वो विदेशी दौरे पर थे? के समय वही राहुल गांधी है। अरे अबे दुबे, एक सेकंड, ये वही राहुल गांधी है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। क्या वो विदेशी दौरे पर थे? अरे विदेश जाना कोई जुर्म नहीं है, कोई पाप नहीं है। मैं पूछा वो विदेशी दौरे पर थे, वो कितने दिनों के लिए थे और आज हिंदुस्तान में आ गए हैं? ये सही जानकारी है? प्रधानमंत्री जी विदेशी दौरे और चीन के प्रमुख के साथ झूले और हमको हश्र भुगतना पड़ा। $100 बिलियन का मोदी जी के तो शॉर्ट्स हमने पूरा एमएसएमई तबाह कर दिया। पुतिन से भी मिले, प्रधानमंत्री जी श्रीलंका वो सबसे मिले। शहबाज शरीफ देख रहा था टेढ़ी आंख से, वो तो सबसे मिले। मैं आपसे पूछ रहा हूं, राहुल जी बाहर थे, विदेश थे कि नहीं थे? अरे आम आदमी पार्टी ने कंफर्म किया है। अनुराग ढांडा ने ट्वीट किया था। राहुल गांधी जी विदेश, अनुराग ढांडा, राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी, सुनो ना, राहुल संजय, अरे राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं
सुने ना, अमित जी, चलो राहुल बीजेपी गांधी पे जी आपको विदेश यकीन जाते नहीं तो हो मोदी सकता जी है। की तरह You ask अडानी जी अनुराग के ढांडा। अडानी जी बिल्कुल के लिए मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी ट्वीट के आ गया है। प्रोजेक्ट अनुराग ढांडा ने लिखा पंजाब में चुनाव होगा तो ये इंसान वोट मांगने पंजाब पहुंच जाएगा, लेकिन आज पंजाब में बाहर से जूझ रहा है तो ये जनाब मलेशिया में घूम रहा है। संजीव झा 30 सेकंड। संजीव झा, ये आपकी पार्टी को कैसे पता लगा मलेशिया घूम रहे हैं राहुल गांधी? क्या सबूत है आपके पास? देखिए, मुझे लगता है कि ये तो आप ही के मीडिया के सूत्र से ही पता चला कि वो देश में नहीं है। मुझे लगता है कि जब पंजाब में क्राइसिस थी तो लीडर अपोजिशन होने का तो हमको वहाँ होना चाहिए था, और मुझे लगता है कि अगर क्राइसिस में नहीं रहेंगे तो कैसे जाएंगे वोट मांगने के लिए? तो एक अनुराग ढांडा को, लेकिन दूसरी बात, अनुराग ढांडा जी को कैसे पता लगा वो मलेशिया गए हुए राहुल गांधी? नहीं, वो तो कांग्रेस कह रही है राहुल गांधी की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लोग हमारे सूत्र हैं जो बताते हैं कि कौन कहाँ है। लेकिन अभी मैं शहजाद को सुन रहा था और उन्होंने कहा कि भाई भगवंत मान छुट्टी पे हैं, भगवंत मान हॉस्पिटलाइज हैं, और तब कैबिनेट मीटिंग किया और भगवंत मान ने जो घोषणा करी, अगर सभी सरकारें कर लेती तो किसानों की दशा नहीं होती। आज भगवंत मान साहब ने कहा है कि 20,000 जिसका खेत उसका रेट मिलेगा, मवेशी के नुकसान जो हुआ है उसको भरपाई मिलेगी, अगर किसी की मौत हुई तो दिया जाएगा। करो ना आप। एक सेकंड मैं चन्नी का बयान पढ़ लूं। हिंदी में पढ़िए। मैं चन्नी का बयान पढ़ करके दिखाओ एक करके, क्योंकि मेरी आवाज नहीं जा पाती अगर वो क्रॉस टॉक करते हैं तो। क्रॉस वोटिंग नहीं, क्रॉस टॉक बहुत होता है। पंजाब के मुख्यमंत्री हाइडिंग में है अस्पताल में, वो लिंक्ड है अब्सकॉन्डिंग आप एमएलए हरमीत सिंह के साथ, इसीलिए वो बाहर नहीं आ रहे। चरणजीत सिंह चन्नी बाइट टू पीटीआई। अब बताओ, वो बोलते वो वेकेशन में, ये बोलते वो हाइडिंग में। वर्क हम ही कर रहे हैं, केवल वर्क करने वाला एक ही है, मोदी और उनके साथ अमित शाह जी और शिवराज चौहान। ये बाकी एक वीवीआईपी कॉन्वॉय लेकर घूमता है, दूसरा आदमी जो वेकेशन में जाता है। देखिए, ये चन्नी कह रहे हैं कि आपके नेता हाइडिंग में हैं, आपके नेता कह रहे हैं राहुल जी वेकेशन में हैं। तो हाइडिंग में है क्या? ये सवाल मेरे से है। मणिपुर का मान ही निकला प्रधानमंत्री के मुंह से। और अब मणिपुर में पंजाब की बात हो रही है, अभी मणिपुर कैसे आ गया बीच में? जला दिया। चलिए मणिपुर आप अभी संजीव झा को बोलने दीजिए। संजीव झा कुछ बोलते हैं उससे पहले आप हो गए। ओके, लेकिन चलते चलते आज का विचार, कोई खुशियों की चाह में रोया तो कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब सिलसिला है ये जिंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही।